ગુજરાતમાં લોકસભા ચૂંટણીની તૈયારીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે તો આ તૈયારીઓની વચ્ચે દિલ્હીથી નેતાઓનું આગમન શરૂ થઈ ગયું છે ત્યારે અમદાવાદ ખાતે આજે કેન્દ્રીય રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ એસટી હાઈવે ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મીડિયા હાઉસમાં પ્રેસ યોજીને પત્રકારો સાથે વાતચીત કરી હતી। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश विशेष प्रेस वार्ता में उपस्थित भारत रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता श्री अमर भाई व्यास, सहकन्वीनर श्री जुबिन भाई हंसरा और आप सौ आदरणीय पत्रकार मित्रों, आप सौ स्वागत है। हूँ देश रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने विनंती करीश कि आप सौ ने आज पत्रकार परिषद में संबोधन कर। मित्रों, लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। शायद पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब आप लोगों के बीच आना मेरा हुआ था और अब लोकसभा के चुनाव के दौरान हम सब लोग यहाँ मिल रहे हैं। लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, इसलिए मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज गुजरात में हमारी 3 सभाएं हैं, एक अहमदाबाद ईस्ट और आनंद और भावनगर। 2 फेजेज के चुनाव देश में हो चुके हैं और जो ट्रेंड इस समय चुनाव का है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि हम लोगों ने 400 पार का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको अचीव करने की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश में चुनाव प्रचार के लिए मैं जा रहा हूं। ऐसे ऐसे राज्यों में भी मेरा जाना हुआ है जैसे तमिलनाडु और केरल, जहां कुछ साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं था और हमें एक भी सीट पर वहां पर विजय प्राप्त नहीं होती थी। मैं कह सकता हूं कि वहां बीजेपी केवल मजबूती के साथ लड़ ही नहीं रही है बल्कि कई सीटों पर हम वहां पर विजय हासिल करेंगे। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। साथियों, ये 2024 का चुनाव बीजेपी पिछले 10 वर्षों की जो हमारी उपलब्धियां हैं, गुड गवर्नेंस यानी सुशासन और साथ ही साथ विकास और इनके साथ साथ प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, विश्वसनीयता और उनके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, इस देश को लंबे समय से एक ऐसे नेतृत्व की तलाश थी जो आजाद भारत को विकसित देश की कतार में ले जाकर खड़ा कर सके। वह मोदी जी के रूप में भारत को मिल गया है। आज भारत के विकास की रफ्तार दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। माने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी हमारे इंडिया की है और आप सबको जानकारी है कि 2014 तक जहां भारत इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11th पोजीशन पर था, वह जंप लेकर आज 5th पोजीशन पर पहुंच गया है। और मैं ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सारी फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत यदि इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो 2027 आते आते वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में इसे खड़े होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं मानता हूं इसके कई कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण है एक हमारे पास स्ट्रांग और क्रेडिबल लीडरशिप जो मोदी जी के रूप में हमारे पास है। मैं कह सकता हूं उनके पास विजन भी है, मिशन भी है और साथ ही साथ पैशन भी है। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है, यदि इसके बारे में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं न नेता है, न नीति है और न तो नीयत है। गरीबी समाप्त करने की बात चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों, सबने कही। लेकिन गरीबी को इस भारत से वह दूर नहीं कर पाए 50 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने के बावजूद। लेकिन सारा विश्व सच्चाई को जानता है कि पिछले 8-9 वर्षों में ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। तो हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की यह रिपोर्ट है कि आज भारत में गरीबी सबसे निचले स्तर पर है। लेकिन हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हैं। गरीबी को हम लगभग समाप्त करना चाहते हैं और हमारा टारगेट है कि विद इन 5 to 10 ईयर भारत से गरीबी को हम पूरी तरह से समाप्त करने में कामयाब होंगे। कांग्रेस इस दृष्टि से कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, इस संबंध में कोई करेगा तो हम लोग करेंगे। लोकसभा के चुनाव परिणाम का जहां तक प्रश्न है, सूरत ने इसका श्रीगणेश कर दिया है। निर्विरोध हमारे प्रत्याशी की विजय यहां पर हुई है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है हम लोगों के ऊपर। इस समय देश में लोकतंत्र खतरे में। अब यह बात हमारी समझ में नहीं आती है, आधार क्या है यह आरोप लगाने का? क्योंकि इसके पहले भी लोकसभा में 28 सांसद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस के 20 हैं, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी 2 हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य बाकी दलों के भी लोग इसमें शामिल हैं। मैं मानता हूं कि हार की हताशा में कांग्रेस इस प्रकार के कुतर्क दे रही है और कांग्रेस कहती है कि इस समय देश में लोकतंत्र संकट में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन मैं बताना ही नहीं चाहता, सारे देशवासियों को इस बात की जानकारी है। इमरजेंसी लाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम यदि किसी ने इस देश में किया है, अपराध किया है, तो कांग्रेस ने किया है। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया तो कांग्रेस के राज में हुआ है। 18 महीने तक हम सब सारे लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई हमारी प्रदेश सरकारों को सर्वाधिक यदि किसी ने भंग किया है तो कांग्रेस ने किया है। देश में अब तक 132 बार 132 टाइम्स आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू यदि हुआ है तो इसमें 90 बार 90 टाइम्स कांग्रेस ने लगाया है। और अकेले इंदिरा जी ने सरकार गिराने की हाफ सेंचुरी लगा रखी थी। और आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है कि हम लोग लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, आप ये बतलाइए कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहीं एक भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करने का, उसको गिराने का काम किया? एक भी ऐसी कोई गवर्नमेंट हो? भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई यदि होती है तो उसको भी बतलाते हैं कि देश के लोकतंत्र के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया, देश के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया। यदि ईडी ने गलत किया है तो आप अदालत जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। यदि गलत किया है तो कोर्ट से आपको रिलीफ मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है तो उसका क्या कारण है? ईडी ने, जो मेरे पास फिगर है, 2014 के बाद 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है और 22,000 करोड़ के कैश अब तक जब्त किए हैं। लेकिन 2014 के पहले ईडी ने केवल 34 लाख रुपए कैश ये जब्त किए थे। साथियों, यूपीए के 10 साल में भ्रष्टाचार का ओलंपिक खेल खेला गया कांग्रेस की हुकूमत में, और उसकी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजर कोई पॉलिटिकल पार्टी थी तो वह कांग्रेस थी। वैसे तो 2036 में हम लोग, भारत में ओलंपिक हो रहा है और उसका आयोजन करेंगे, और इसकी चर्चा हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में भी इस बार की है। साथियों, बीजेपी का संकल्प पत्र एक नए, समर्थ और विकसित भारत के निर्माण की यह पक्की गारंटी है, जबकि कांग्रेस का घोषणा पत्र विभाजनकारी और मैं मानता हूं तुष्टीकरण से भी यह प्रेरित है। साथियों, आजादी के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि अब इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, मगर उनकी बात कांग्रेस ने नहीं मानी। तो मैं समझता हूं कि अब जनता ने यह सोच रखा है,
निर्णय ले रखा है। जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को समाप्त करने की बात, तो ये लोगों ने समाप्त नहीं किया, लेकिन अब हमें ही इस कांग्रेस को समाप्त करना पड़ेगा। मुझे लगता है जनता ही अभी इस कांग्रेस को समाप्त करने पर का निर्णय ले चुकी है। साथियों, एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, वह अपनी क्षमता, प्रतिभा और विश्वसनीयता के आधार पर देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। यह है भारत के लोकतंत्र की ताकत। मेरा यह मानना है कि 2024 का चुनाव भारतीय लोकतंत्र की मजबूती, विश्वसनीयता का एक अकाट्य यह प्रमाण बनने जा रहा है। मेरी निश्चित मान्यता है। भारत के बारे में एक अमेरिकी राजदूत का कोट है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एरिक गार्सेटी, अमेरिकन एम्बेसडर ने एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने यह कहा है, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर, कम टू इंडिया। इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर, कम टू इंडिया। इफ यू वांट टू वर्क ऑन द फ्यूचर, कम टू इंडिया। माने इंटरनेशनल कमिटी में भारत के प्रति कैसी यह धारणा बनी हुई है, उसकी यह एक मिसाल है। और मैं एक नज़ीर और आपके सामने पेश करना चाहूंगा। पहले अमेरिका में लोग जब किसी बड़ी कंपनी में सीईओ की नियुक्ति करनी रहती थी, सवाल ये पूछते थे, सवाल क्या पूछते थे? सीधे सीधे कहते थे कि आप चूंकि इंडियन है इसलिए आप सीईओ नहीं बन सकते। लेकिन अब कहा जाने लगा है, अब जाने लगा कि आप सीईओ नहीं बन सकते क्योंकि आप इंडियन नहीं हैं। एक इतना बड़ा चेंज हमको देखने को मिल रहा है। और आज दुनिया की कंपनियों की सूची में हर 10 बड़ी कंपनी में एक सीईओ यदि किसी देश का है तो भारत का है। यह हमारी एक मेजर अचीवमेंट है जो कि पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने मोदी जी की लीडरशिप में हासिल की है। और भारत का स्टेचर तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में तेजी के साथ बढ़ा ही है, सारी दुनिया स्वीकार करती है। तो मित्रों, मेरी तरफ से बस इतनी ही बात है। आप लोग कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। आपकी चैनल का नाम, मीडिया का नाम पहले बोलिए, अपना नाम बोलिए, बाद में माइक आप ही दो। नहीं, ऐसे बोलिए। देखिए, इंडी अलायंस की जो लोग हैं मतदाता, उनको भी लगता है कि इंडी अलायंस किसी भी सूरत में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उनके अंदर हताशा और निराशा है। स्वाभाविक रूप से एक वोटिंग के प्रति एक जो इंथुजियाज्म होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वह उत्साह उनके अंदर नहीं है। एक कारण तो यह भी है, एक कारण थोड़ा गर्मी का भी हो सकता है। क्या कहा है? बनारस से चुनौती दे रहे हैं। क्या कहें? चुनौती दी है सर। किसने चुनौती दी? नहीं, बनारस में चुनाव लड़ेंगे महामंडलेश से। अगर चुनाव देखिए, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। चुनौती होगी, उनके लिए होगी, हम लोगों के लिए चुनौती नहीं है। देखिए, मैं जानता हूं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, जब राज्यों के विलय का प्रश्न था, तो हमारे राजा महाराजा जो भी यहाँ के थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपील पर सबने अपने राज्य का बहुत ही सहर्ष विलय करने के लिए
अपनी सहमति दी थी। देखते हैं जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। क्या कौन मैंने मोदी जी क्या कहा? मोदी जी सुपरमैन की तरह आते हैं। सुपरमैन नहीं, महंगाई मैन है, महंगाई मैन है। मोबाइल में? नहीं, प्रियंका गांधी कल आई थी यहाँ, हाँ, उन्होंने कहा मोबाइल में मैंने सुपरमैन है, महंगाई मैन है। शायद सुपरमैन। महंगाई मैंने सुपरमैन नहीं है सर। या सुपरमैन नहीं है, महंगाई मैन है। हाँ, नहीं, वो आम इंसान है। सुपरमैन क्या, वो आम इंसान है। और मैं कह सकता हूँ दुनिया की जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें सर्वाधिक कम महंगाई यदि कहीं पर है या रेट ऑफ इन्फ्लेशन यदि सर्वाधिक कम किसी देश में है तो हमारे और आपके देश भारत में है। अब ये लोकल लोगों से यहाँ सवाल पूछिएगा, उससे भारतीय जनता पार्टी का विस्तार इतनी तेजी के साथ हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। तो लोग बाहर से आएंगे, जो आते हैं बाहर से उनका स्वागत है। वैसे यह सच है कि 2014 में हम लोग जो डिफेंस आइटम्स होते थे उनका केवल 600 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने मोर देन 21,000 करोड़ का डिफेंस आइटम्स का एक्सपोर्ट करने में कामयाबी हासिल की है और ये हमारा एक मेजर अचीवमेंट है। और मैं बताता हूँ कि जल्दी ही आप सबको इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि हमारी ये फिगर और आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि डिफेंस आइटम्स माने चाहे मिसाइल हो, डिफेंस अन्य दूसरे वेपन्स हों, गोले हों, तोप हों, टैंक हों, भारत में बनने चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बनने चाहिए। यह हमारी सरकार का संकल्प है और उसी संकल्प के अनुरूप ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने काम किया है और आज हम मोर देन 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं डिफेंस प्रोडक्शन की बात बताना चाहता हूँ, मोर देन 1 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन हम लोगों ने इस साल किया है। अमित भाई बोलो। नहीं, वो संशय की स्थिति तो है उन लोगों के सामने। वो समझते हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे देश की जनता का मूड देख रहे हैं। फैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था यदि उनको लड़ना है तो, लेकिन आज तक वो फैसला नहीं कर पाए, अनिर्णय की स्थिति में है। और मैं पहले से मैं आपको बतला दूं कि जो भी लड़ेगा कांग्रेस का वहां से पराजित होगा। अब देखिए पहले कहाँ से वो लड़ते हैं अमेठी से कि नहीं लड़ते हैं, इसका फैसला होने दीजिए पहले, उसके बाद ही मैं कमेंट कर पाऊंगा। तब मैं कहूँगा कि वायनाड के साथ क्या किया है उन्होंने। मनाए हो आप ये तो उनका अंदरूनी मामला है, तो चलता रहेगा। देखिए वहां पर कांग्रेस तो इसमें हताशा और निराशा की स्थिति है। अब किसी भी दल में अथवा किसी भी संगठन में यदि हताशा और निराशा की स्थिति पैदा होती है तो स्वाभाविक रूप से अंतर कलह वहां बढ़ता है। दुबे जी उन्होंने संपत्ति के विभाजन की बात कही है। उन्होंने कहा इसका एक्सरे कराएंगे,
संपत्ति के विभाजन की बात उन्होंने कही है। लास्ट क्वेश्चन। लेकिन मैं एक आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन और फ्रेडरिक हायेक, हमारे जाने इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि पुनर्वितरण नीतियां नवाचार, उत्पादकता यानी इनोवेशन और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को दबाने और हतोत्साहित करने का काम करती है। एक इकोनॉमिस्ट ने यह बात कही है। अब आप फैसला कर सकते हैं। स्वाभाविक गौतम भाई, एक मिनट अमित भैया, गौतम भाई क्या देने वाले? ज्ञान देने वाले अंकल है, ज्ञान ज्ञान देकर चले जाते हैं। ज्ञान देकर चले जाते हैं। नहीं, उसी ज्ञान के कारण ही आज भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। पक्का शायद उत्तर प्रदेश में अपोजिशन को 1-2 सीटें मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो उसकी भी कुछ संभावना नहीं है। एक एक करके पूछिए तब मैं जवाब देता हूँ। एक मिनट। थैंक यू वेरी मच। ध्यान दिए, हर सवाल के जवाब उनके नहीं देना चाहिए। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत सैन्य दृष्टि से भी एक ताकतवर देश बन चुका है। वैसे भारत का जहां तक प्रश्न है, अपने पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। जो कुछ इश्यूज हैं उन पर इस समय भारत और चाइना के बीच बातचीत ठीक तरीके से चल रही है, अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है। मैं समझता हूं कि बातचीत के निष्कर्षों की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन भारत कहीं झुका नहीं है, इतना मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। और न भारत कभी झुकेगा, यह भी मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। लास्ट क्वेश्चन। नहीं, अपीजमेंट की पॉलिसी कांग्रेस की प्रारंभ से ही रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक पॉलिसी का सवाल है, कभी भी अपीजमेंट की पॉलिसी हमारी नहीं रही है। हमारी पॉलिसी जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सभी। नहीं, सब साथ रहेंगे।